अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ में आज जिस चैप्टर के एमसीक्यूज़ कवर करेंगे उसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहला सवाल है इस चैप्टर का, इफ़ L इज इक्वल्स टू 2 देन द ऑर्बिटल्स विल बी डैश। ऑप्शन ए एस, पी, डी एंड एफ। हमने सबको में पता है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं शेल्स में जो कि है के, एल, एम, एन, सो ऑन, इनके बाद इनमें हमारे पास सब शेल्स की डिवीजन होती है जो है हमारे पास एस, टी, डी एंड एफ। ये हमारे पास सब शेल्स हैं जिन्हें हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब हमारे पास क्या है, 4 क्वांटम नंबर्स हैं, 4 क्वांटम नंबर्स। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम एन से शो करते हैं। दूसरा क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा क्वांटम नंबर हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो हमारे पास दूसरा क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसको हम डिनोट करते हैं एल से। इसकी हमारे पास इन चारों शेल्स के सब शेल्स के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। एस के लिए हमारे पास एल की वैल्यू होगी 0, पी के लिए हमारे पास एल की वैल्यू होगी 1, डी के लिए एल की वैल्यू होगी 2 एंड एफ के लिए एल की वैल्यू होगी 3। ठीक है, अगर आपने ये चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर सही से पढ़ा होगा तो आपको ये वाला टॉपिक मिल गया होगा और आपको ये क्वेश्चन भी आराम से समझ आ चुका होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि एल की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास इनमें से ऑर्बिटल्स कौन सा होगा। तो एल की वैल्यू 2 हमारे पास किस ऑर्बिटल के लिए है, डी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, जिसमें हमारे पास डी ऑर्बिटल है, जो कि ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन, पॉलिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू। पॉलिस प्रिंसिपल हमारे पास कौन सा प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास सब शेल्स हैं, इनके आगे डीजनरेटेड ऑर्बिटल है, जैसे पी ऑर्बिटल है हमारे पास। ठीक है, पी के आगे फर्दर 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एस, पी वाई एंड पी एक्स, वाई एंड जी, एक्स, वाई एंड जी। इन तीनों में हमारे पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ना, जो पॉलिस प्रिंसिपल है वो हमें ये कहता है कि जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों के जो मैंने आपको क्वांटम नंबर्स बताया, जो हमारे पास 4 होते हैं, वो चारों सेम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे पास, जैसे अगर हम ये सपोज कर लें कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम आ रहा है और हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम आ गया और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम आ गया, लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हमारे पास 4th क्वांटम नंबर है, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं आ सकता, क्योंकि इन ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन है इसका स्पिन पॉजिटिव है और दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन नेगेटिव है। अगर इन दोनों का स्पिन पॉजिटिव हो तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में या एक ही सब ऑर्बिटल में नहीं रह सकते। तो इसलिए पॉलिस प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, पॉलिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू फर्स्ट डिजनरेटिव ऑर्बिटल्स। ये हमारे पास जो मैंने ऑर्बिटल्स डिवाइड किए हैं पी की, इन्हें कहते हैं डिजनरेटिव ऑर्बिटल्स। तो पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हम डिजनरेटिव ऑर्बिटल्स लगा सकते हैं, लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। सी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे तो लग ही नहीं सकता। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किस चीज़ की बात करता है, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करता है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, विच इज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल्स हैं, इनकी बात क्या कर रहा है, पॉली। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो है स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर विद। हमने ये पढ़ा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमारे पास हर एटम है उसका, जैसे हमारे पास हीलियम है, नियॉन, जितने हमारे पास एटम्स हैं उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है जिनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, हाइड्रोजन का अलग स्पेक्ट्रम बनेगा और हीलियम का अलग। इस तरह से हमसे पूछा जा रहा है कि जो हीलियम है हमारे पास, इसका स्पेक्ट्रम हमारे पास किससे रिलेट करेगा। एक्जैक्टली जैसे नहीं होगा, लेकिन किससे रिलेट करेगा। तो जो स्पेक्ट्रम हमारे पास बनते हैं ना, ये बनते हैं एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे। तो जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें इस ऑप्शन में हीलियम से सेम मिलेंगे, उससे हमारा जो हीलियम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो उससे रिलेट करेगा। जैसे अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो है हमारे पास हाइड्रोजन। हाँ जी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और हीलियम का एटॉमिक नंबर सेम है, नहीं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 3 आता है और हीलियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 2। सोडियम का एटॉमिक नंबर 3 नहीं, सोडियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 एटॉमिक नंबर। तो 11 तो कहीं भी 2 के करीब नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तीसरा ऑप्शन है बेरिलियम। बेरिलियम का भी एटॉमिक नंबर हीलियम से बहुत ज़्यादा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन बचता है लिथियम। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, लिथियम पॉजिटिव आयन। लिथियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 3। पॉजिटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लूज हो चुका है, तो कितना आ जाएगा, 2। तो 2 और 2 सेम है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 4 है हमारे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट्स डैश ऑफ ऑर्बिटल्स। मैंने आपको बताया हमारे पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं। ठीक है, पहला क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, और जो हमारे पास है एजीमुथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, वो हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। जो थर्ड हमारे पास है स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का पूछा गया है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑप्शन क्या है, सी। सो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन 5 के लिए। क्वेश्चन 4 के लिए, क्वेश्चन 5, बार्मर सीरीज इज इन। बार्मर सीरीज हमारे पास किस रीजन में होती है, विजिबल रीजन में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। यूवी रीजन में हमारे पास होती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में हमारे पास होती है लाइमन सीरीज, और इंफ्रारेड रीजन में हमारे पास होती है पास्टन सीरीज। तो बार्मर के लिए हमारे पास ऑप्शन ए है, जो करेक्ट ऑप्शन है विजिबल रीजन। फिर हमारे पास है 6, विच इज द यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। अगर बाकी ऑप्शन देखें तो पॉइस यूनिट है विस्कोसिटी का, इक्वल किसी चीज़ का यूनिट नहीं होता, डी नन है, तो एंगस्ट्रॉम हमारे पास क्या है, लेंथ का यूनिट है। केमिस्ट्री में एंगस्ट्रॉम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा यूनिट होता है और हम जैसे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह से डील करते हैं और इन चीज़ों से डील करते हैं तो हमें बहुत छोटे यूनिट चाहिए होते हैं। मीटर सेंटीमीटर वगैरह यूज़ नहीं करते, एंगस्ट्रॉम कॉमनली यूज़ करते हैं। और अगर हम मीटर वगैरह तो हम एक्सपोनेंट की पावर्स लगा के यूज़ करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, विच इज एंगस्ट्रॉम।
7 है फोटॉन्स ऑफ येलो कलर आर डैश एनर्जेटिक देन वॉयलेट कलर। हमने पढ़ा कि जब हमारे पास स्पेक्ट्रम बनता है विजिबल रीजन में, वो हमारे पास क्या होता है, विबग्योर जो वॉयलेट से लेकर रेड तक बनता है, ठीक है। 7 कलर्स इसमें होते हैं, और जो वॉयलेट कलर होता है उसकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास सबसे कम होती है। जितनी कम वेवलेंथ होगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और जो रेड है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। जो वेवलेंथ है और हमारे पास होती है एनर्जी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे के। और जो वॉयलेट कलर की हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 वेब क्या, ठीक है। तो जो जितने कलर्स हमारे पास जो करीब होंगे किसके, वॉयलेट की, उनके वेवलेंथ किससे कम होगी, रेड से कम होगी। और जितने रेड के करीब होंगे उनकी वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो येलो किसके करीब है हमारे पास, रेड की, तो इसका मतलब येलो की वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी किससे, वॉयलेट से। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, लेस ऑप्शन, ठीक है, लेस एनर्जेटिक, बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द अब्जॉर्बेंस और एमिशन ऑफ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर की डेफिनेशन है ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 8 का सही है। क्वेश्चन नंबर 9, द रेड कलर हैज अ वेवलेंथ ऑफ डैश नैनोमीटर। रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, 630 से 750 तक होती है। 10 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, विच हैव बेटर पेनिट्रेटिंग पावर। बेटर पेनिट्रेटिंग पावर हमारे पास किसकी होती है, गैमा रेज की। गैमा रेज की प्रॉपर्टीज में हमारे पास मेंशन है। अगर हम एलिमिनेट करें तो हम अल्फा रेज और बीटा रेज को एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर गैमा रेज और एक्स रेज के बीच में कंफ्यूजन हो सकती है कि हो सकता है कि एक्स रेज ज़्यादा पेनिट्रेटिंग हो, लेकिन जो एक्स रेज होती हैं उनकी एनर्जी गैमा रेज से कम होती है, इसलिए वो कम पेनिट्रेटिंग होती है, और गैमा रेज ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, अल्फा रेज। एक्चुअली अल्फा रेज हमारे पास हैं क्या, अल्फा रेज हैं हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई के अंदर हमारे पास होते हैं क्या है, 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन सी, विच इज़ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 12, द लाइटेस्ट एंड द सिंपलेस्ट किनार रेज आर फॉर्म्ड इन गैस डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन डैश इज फिल्ड। जो किनार रेज है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रेज, और किनार रेज हमारे पास डिपेंड करती हैं जो हमने गैस अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो हमने गैस फिल की है उस पर डिपेंड करती हैं। तो जितनी गैस हमारे पास सिंपल होगी उतनी हमारे पास किनार रेज सिंपल होंगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, विच इज़ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, वो सिंपल एटम है, इसीलिए सिंपलेस्ट किनार रेज किस गैस की बनेंगे, जो सिंपलेस्ट एटम होगा, और सिंपलेस्ट एटम हमारे पास कौन सा, ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 13, द डिस्चार्ज वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड बाय जे थॉम्सन। जो डिस्चार्ज वैल्यू थी इलेक्ट्रॉन की वो जे थॉम्सन ने डिटरमाइन की थी। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज लाइटर देन द रेस्ट। कौन सी, तो इसमें आ जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का पार्टिकल है हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैवी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लाइटर पार्टिकल है। 15 है, 2s ऑर्बिटल इज डैश इन एनर्जी देन 1s। क्वेश्चन नंबर 15, 2s ऑर्बिटल की एनर्जी 1s से क्या है, ये हमें बताना है, ज़्यादा है या कम है ये बताना है। अब ऑप्पर प्रिंसिपल इसमें हम यूज़ करेंगे। ऑप्पर प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे फिलअप होते हैं, लेस एनर्जी से लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ फिलअप होते हैं। इसके लिए हमारे पास बुक में एक चार्ट मौजूद है जो हम ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 3 4 5 and 6, ठीक है। S P ये बुक में हमारे पास चार्ट बना है जो हमें गाइड करता है कि हमने किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है अकॉर्डिंग टू ऑपर प्रिंसिपल या उनकी एनर्जी के थ्रू। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, S में, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा 1s 2s में। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं ऑपर प्रिंसिपल के थ्रू ऑर्बिटल्स में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, 2s और 1s ऑर्बिटल में। इसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, 2s ऑर्बिटल में, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास जो 2s ऑर्बिटल है वो एनर्जी में ज़्यादा है किससे, 1s से। तभी पहले 1s फिल हुआ, उसके बाद 2s फिल हुआ। एक बार ब्रीफ कर देती हूँ, ये हमारे पास क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि ऑपर प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले फिलअप होंगे किसमें, लेस एनर्जी में, देन फिलअप होंगे लो एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स में। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2s की एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए 1s से। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका होगा लेस, ऑप्शन बी सही है। तो 2s ऑर्बिटल हमारे पास क्या होगा, एनर्जी में ज़्यादा होगा 1s ऑर्बिटल से। उसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कि जो 2s ऑर्बिटल है वो हमारे पास एनर्जी में ज़्यादा है 1s ऑर्बिटल्स की वजह से। इसके पीछे इसके रीज़न क्या है, ऑपर प्रिंसिपल। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, स्पिन क्वांटम नंबर में भी। स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव में वैल्यू होती है स्पिन क्वांटम नंबर की या नेगेटिव में होती है। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, या तो वो पॉजिटिव में होगा या तो नेगेटिव में होगा। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बेसिकली ये बताता है कि जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, अपने एक्सिस में भी रोटेट करता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या फिर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो इसके लिए इसकी वैल्यूज हमारे पास होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। तो ऑप्शन क्या होगा, नन। 17 है, E इक्वल्स टू HV इज द, ये इक्वेशन हमारे पास किसकी है, स्पेक्ट्रल इक्वेशन है, प्लांक्स इक्वेशन है, डी ब्रॉगलीज इक्वेशन या हाइजेनबर्ग इक्वेशन। तो इक्वेशन हमारे पास किसकी है, प्लांक्स इक्वेशन। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 18 है, द इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ लाइट एटम्स बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ मूविंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड। इसका ऑप्शन हमारे इसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। एक्सरेज प्रोडक्शन और एक्सरेज को हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी अनरिलेटेड है इनसे।
ऑप्शन ए है रेडियो एक्टिविटी और ऑप्शन बी नेचुरल आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है या रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन है कि स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होती है। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के उसमें से रेडिएशन न्यूक्लियस से खुद ब खुद एस्केप करती है जो नेचुरल होती है, लेकिन इसमें कह रहे हैं कि हम बम्बार्डमेंट करवाते हैं। तो ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल होगी? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की। तो इसका ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि क्या कह रहा है? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। 19 द चार्ज टू मास रेशियो रिजेंबल्स विद दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस ऑप्शन हमारे पास है अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज एंड एक्स रेज। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि जो चार्ज टू मास रेशियो है वो किस इलेक्ट्रॉन का किन से रिजेंबल करता है। तो अगर आपने पढ़ी होंगी इनकी अल्फा बीटा और गामा की प्रॉपर्टीज, आपको पता होगा जो बीटा रेज होती है वो हमारे पास होती है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो किससे रिजेंबल करेगी? बीटा रेज। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट ऑप्शन। 20 क्या है? बट स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टेकन इन मैग्नेटिक फील्ड, सम न्यू लाइन्स आर क्रिएटेड, दिस इज कॉल्ड। ये हमारे पास है जीमन्स इफेक्ट। जीमन्स इफेक्ट में क्या कहता है कि अब जब किसी भी स्पेक्ट्रम को, जो लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास किसी भी एटम का ऑब्टेन होता है, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके आए तो जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो हमारे पास मुख्तलिफ कंपार्टमेंट में टूट जाती है। ये हमारे पास क्या है? जीमन्स इफेक्ट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21। द वैल्यू ऑफ आर एच इज, या रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1.0974 एक्सपोनेंट 7, विच इज ऑप्शन ए। तो करेक्ट ऑप्शन का है ऑप्शन ए। 22 क्या है? द पार्टिकल डिटेक्टर यूज्ड फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ। जब हमने न्यूक्लियस की जब डिस्कवरी हुई थी, इसमें जो हमने जो फॉइल शीट यूज़ की थी साइंटिस्ट ने, वो किससे बनी हुई थी? जिंक सल्फेट से। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी, विच इज ZnS, जिंक सल्फेट। 23 क्या है? द एनर्जी ऑफ बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम इज, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है, पॉजिटिव में नहीं होती। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। A spinning electron creates magnetic field, electric field 0 और none। इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है? चार्ज है, और चार्ज जब भी मूव करता है तो हमारे पास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। फिर है द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज स्टेटेड बाय हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। n + l वैल्यू ऑफ 4 विल बी, क्वेश्चन नंबर 26। l मैंने आपको ऊपर बताया हमारे पास क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है, और इसकी हमारे पास वैल्यूज हैं ये रही। L के लिए S की वैल्यू हमारे पास 0, P की वैल्यू 1, हमसे पूछा गया F, तो F की वैल्यू है 3। F के लिए हमें क्या है हमारे पास? 3F के लिए हमने क्या बताना है? n + l बताना है, ठीक है। जो n है वो ये वाले नंबर ऑफ शेल जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं, तो n 3 आ गया, और l हमारे पास क्या है? T के लिए F के लिए l की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? 3। तो ऑप्शन करेक्ट इज C। 6 सॉरी 3 नहीं है, 4 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे भी, और करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 7, विच इज एन ऑप्शन सी। फिर आता है 27 MCQ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल। एम शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? 2n²। एम शेल क्या है? KLM। थर्ड शेल है तो 3 आ जाएगा, यहाँ आते हैं नंबर ऑफ शेल 3 का स्क्वायर और 2, तो इसको कैलकुलेट करके आंसर क्या जाएगा? 18। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? 18, विच इज ऑप्शन सी। द डीजनरेटेड ऑर्बिटल ऑफ पी शेल्स आर, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स में आपको बताया था पीछे कि पी शेल हमारे पास 3 डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है, A, X, Y और Z। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका करेक्ट ऑप्शन 3। फिर 29 है, डुअल कैरेक्टर ऑफ मैटर पार्टिकल इन मोशन वाज पोस्टुलेटेड बाय डी ब्रॉगली। ये हमें किसने बताया था? डी ब्रॉगली ने बताया था कि जो मैटर की डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्वेश्चन 30, द रीजन्स ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम आर। विजिबल स्पेक्ट्रम में हमारे पास कितने रीजन होते हैं? 7 रीजन्स होते हैं। 7 रीजन मतलब जो हमारे पास 7 कंपार्टमेंट बनते हैं, और जो हमारे पास 7 कलर्स आप कह लें, अगर इजी वर्डिंग में पूछो हमारे पास 7 कलर्स शो होते हैं विजिबल रीजन में, उनको हम क्या कहेंगे? तो वो हमारे पास वो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो क्या होगा आंसर? 7, विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, विच इज 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकंड। फिर है 32, विच इज गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड दैट बिसाइड्स द कैथोड रेज अनदर टाइप ऑफ रेज आर प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब विच आर कॉल्ड। गोल्डस्टीन ने क्या डिस्कवर किए थे? केनाल रेज या पॉजिटिव रेज। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉजिटिव रेज। यहाँ पे केनाल रेज भी ऑप्शन आ सकता है, तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव रेज को केनाल रेज भी कहा जाता है। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 33, when the pressure of the gas in discharge tube reduce, which of the following become more prominent। अगर आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा हो तो उसमें आपको पता, उसमें ये चीज़ मेंशन होगी कि जैसे जैसे हम प्रेशर रिड्यूस करते जाते हैं वैसे वैसे हमारे पास जो ग्लो होता है डिस्चार्ज ट्यूब का वो प्रोमिनेंट होता जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, विच इज गैस ग्लोज। क्वेश्चन नंबर 34, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय डिटरमाइंड बाय J.J. थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन द 6d ऑर्बिटल इज कंप्लीटेड द एंट्रिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू। इसमें हम यही वाला स्कीम यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन की, जो मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रॉन फिलिंग की। तो इसमें पूछा गया अगर 6d ऑर्बिटल हमारे पास फिल हो जाए, 6d भी ड्रॉ करते हैं, ये बुक में मैंने नीट ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 6d के बाद हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल फिल हो रहा है? 7p। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? 7p, विच इज ऑप्शन सी। फिर आता है 36, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो क्या होगा? ऑप्शन ए क्या है? इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आता, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। बी, इन द सेकंड शेल। जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में तो फर्स्ट शेल में होगा, सेकंड शेल में तो नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। सी है, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। यस, जब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हमारे पास क्या होता है? ग्राउंड स्टेट में होता है, तो वो क्या होता है? न्यूक्लियस के करीब होता है। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन। फिर है 37, द शेप ऑफ DZ2 ऑर्बिटल इज DZ ऑर्बिटल की शेप हमारे पास क्या होती है? डंबल शेप, डंबल विद कॉलर, ये डबल डंबल शेप कहते हैं इसको। ये शेप हमारे पास होती है D ऑर्बिटल की। स्फेरिकल शेप होती है S ऑर्बिटल की, और डंबल शेप होती है P ऑर्बिटल की। और अगर F ऑर्बिटल की वैसे पूछी नहीं जाती है और ना बुक में मेंशन है, लेकिन फेडरल की बुक में किसी कॉम्प्लेक्स शेप होती है। फिर है 38, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.053 नैनोमीटर।
ऑप्शन सी जो हमारे पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये न्यूक्लियस से लेकर इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस है और ये हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि मैं क्या यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास इलेक्ट्रॉन पाया जाए और यही डिस्टेंस हम यूज़ करते हैं जब हमने क्या करना हो जब हमने रेडियस फाइंड करना हो डिफरेंट शेल्स ऑफ हाइड्रोजन का। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन सी 39 है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन हैव हाफ फिल्ड सेट ऑफ पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड सेट ऑफ पी ऑर्बिटल। तो इसके लिए हमें पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास है कार्बन नेगेटिव मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो कार्बन का वैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 और तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो क्या हो गया 7। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p3 2p3 का मतलब है हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल हमारे पास इसमें है। आगे भी देख लेते हैं। नाइट्रोजन नेगेटिव मतलब नाइट्रोजन में एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 7। एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो 8 हो जाएगा। इसका 7 था। अगर हम इसको ही कर लें अगर सपोज कर लेंगे यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 3 की जगह 4 हो जाएगा। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल नाइट्रोजन नेगेटिव में नहीं है। वो सही क्वेश्चन थोड़ा मैंने गलत रीड किया है। क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं सी नेगेटिव एन और ओ पॉजिटिव इन चारों में से अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करें तो फिर किसका हमारे पास होगा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कार्बन 7 है ठीक है और इसका हाफ फील्ड अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेता है तो यहाँ 3 की जगह 2 बचाएंगे तो हाफ फील्ड नहीं होगा। नाइट्रोजन 8 है ठीक है नाइट्रोजन 8 है तो अगर इसकी कॉन्फिगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p4 और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो मेरे पास यहाँ पे 3 हो जाएंगे जो हाफ फील्ड होगा। तो ये मेरे पास क्या है सही ऑप्शन है नाइट्रोजन नेगेटिव विच इज ऑप्शन बी। फिर है 40 टोटल नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन एन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर 26। एक ऐसा एटम जिसका एटॉमिक नंबर 26 है इसमें कितने डी ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्वेश्चन नंबर 40 और एटॉमिक नंबर क्या है 26। तो इसकी कॉन्फिगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 यहाँ तक 10 हो गए 3s2 3p6 और 4s2 यहाँ तक कितने हो गए हमारे पास 20। अब बाकी 6 और चाहिए तो हो जाएंगे 3d6 क्योंकि पीछे 6 बचेगा। यहाँ तक मेरे पास कितने फिल हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए और डी ऑर्बिटल में वैसे कितने आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं लेकिन मेरे पास कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स तो मैंने बाकी के 6 इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल में फिल करती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 विच इज ऑप्शन सी। 41 रेडियस ऑफ द थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ठीक है। इसमें हमसे पूछा गया रेडियस ऑफ थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम का रेडियस हम फाइंड कैसे करते हैं ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एन मतलब जिस भी नंबर ऑफ शेल का हमें रेडियस फाइंड करना है वो यहाँ पे आएगा। R1 हमारे पास किसके इक्वल होता है रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम 0.53 एंगस्ट्रॉम है। और एन क्या है जिस नंबर का हमने क्या करना है मतलब जिस नंबर ऑफ शेल का हमने रेडियस फाइंड करना है। तो थर्ड का करना है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 0.59 तो ऑलमोस्ट हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 4.7 एंगस्ट्रॉम ठीक है। ये आंसर एंगस्ट्रॉम में आया है और एंगस्ट्रॉम में ऑप्शन है तो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा जो है 4.716। फिर है क्वेश्चन नंबर 42 द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राम पर केजी इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन 1.75 88 एक्सपोनेंट 11 सो इट्स नॉट ग्राम पर केजी इट्स कूलम पर केजी। 43 है मिल्कन यूज्ड इन हिज एटमाइजर। सो व्हाट मिल्कन यूज्ड एज एन एटमाइजर मिल्क हनी ऑयल एंड वाटर। तो इसका ऑप्शन है सही ऑप्शन ऑयल क्योंकि जब मिल्कन से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था इसने ऑयल की ड्रॉपलेट्स को चार्ज किया था। क्वेश्चन नंबर 44 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हम इस स्कीम पे दोबारा जाएं जो हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग अप के लिए ड्रॉ की थी इसमें हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है 2D ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऐसे फिल होते हैं K L M N। K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं सिर्फ 2 तो इसका मतलब सिर्फ उसमें S ऑर्बिटल होता है 1s ऑर्बिटल K पहला शेल है और S में इसमें से 2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 1s ऑर्बिटल क्या होता है K ऑर्बिटल में आता है K ऑर्बिट में 1s ऑर्बिटल आता है। फिर L में हमारे पास क्या आते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स S P में और 2 इलेक्ट्रॉन्स S में तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कौन से होंगे S और P। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है एक ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा पहले K में S L में S और P फिर M में S P और D ठीक है। तो L हमारे पास क्या है 2 को रिप्रेजेंट करता है और 2 में हमारे पास कौन सा नहीं होता D ऑर्बिटल नहीं होता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है C विच इज 2D ऑर्बिटल हमारे पास पॉसिबल नहीं है। फिर क्या है 45 एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय एक्सरेज किसने डिस्कवर की थी रॉन्स्टन ने। एक्सरेज को रॉन्स्टन वेव्स भी कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। 46 एनोड इज अ सरफेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। क्वेश्चन नंबर 47 द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल वाज कन्विंस्ड बाय ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 48 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम। एन हमारे पास क्या है नाइट्रोजन का एटम है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछी गई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन। क्वेश्चन नंबर 49 एन हमारे पास क्या है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 एटॉमिक नंबर। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p3। अब आगे अगर हम 3 को इसकी मजीद 3 सब ऑर्बिटल्स में डिवाइड करें तो x y और c तो px में 1 होगा
पी वाई में 1 होगा और पी जेड में 1 होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ 1s2, 2s2, फिर 2px1, 2py1 एंड 2pz1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। 50 स्लो न्यूट्रॉन फिजन ऑन कार्बन एटम्स विच रेज इमिटेड। अगर हम न्यूट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट करवाएं कार्बन की कॉपर एटम पे, तो हमारे पास कौन सी रेज इमिट होंगी? बी बीटा रेज। 51 क्या है? ये हमारे पास है 2i नहीं है, ये है 2l+1। तो ये फॉर्मूला हमारे पास किस चीज़ के लिए, क्या डिटरमाइन करने के लिए? नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल। फिर क्या 52 रेज स्ट्राइक ऑन हैवी मेटल टू प्रोड्यूस एक्स रेज। कौन सी रेज अगर मेटल पे स्ट्राइक करें तो हमारे पास एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं? इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है? बीटा रेज। अगर बीटा रेज हमारे पास हैवी मेटल पे स्ट्राइक करती हैं तो हमारे पास एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं। अगर आपको मजीद इस तरह के MCQ सॉल्व करने हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। इसके थ्रू आपको मजीद पास्ट पेपर्स मिलेंगे और मजीद प्रैक्टिस MCQs मिलेंगे ताकि आपकी कमांड उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा अच्छी हो सके।